हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल के बाद से क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने देखा मस्ट बीबीआई क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस का हम लोगों ने विश्लेषण किया। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया। क्लास 10th के सभी विषयों का एक निचोड़ यहाँ पर 40 MCQ को हम लोग देखेंगे। खैर अभी बच्चों को 30 क्वेश्चन से ही पूछते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों का जहां तक सवाल है वो 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया है ना। हम लोग को पूछता है 30 और हम लोग 40 अगर डील कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। और कल हमने जो 15 क्वेश्चन आपको बताए उसमें से आप देखेंगे कि 15 का 15 क्वेश्चन हम लोग केवल नहीं पढ़े थे। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करते हुए देखा था। हमने आपको उसका विश्लेषण करते हुए आगे बताया था। एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चंस बन रहे थे। तो 15 क्वेश्चंस का जो विश्लेषण किया उसमें से तकरीबन 55-60 क्वेश्चंस आपका बन सकता है ना। तो जिस प्रकार भी सवाल पूछे हमारे सारे सवाल का जवाब वहां पर बनते नजर आएगा, नो एनी डाउट। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन होगा उसकी शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 16 से। आप देख पा रहे हैं हमारे बच्चों 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला राजनीतिक दलों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ना। आपके सामने इस क्वेश्चंस का मैं विकल्प भी लिखा हूं। बाकी क्वेश्चंस में से विकल्प नहीं नजर आएंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस और है नीचे जहां विकल्प है। तो आप देखेंगे कि बोल रहा है कि राजनीतिक दलों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें 3 कथन बिल्कुल सही होगा और एक ऐसा कथन होगा जो बिल्कुल गलत होगा, है ना, सही नहीं होगा। तो पहला पढ़िए, पूरा राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा देखेंगे, पूरा राजनीतिक दल जनमत निर्माण में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन, पूरा राजनीतिक दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। नहीं, राजनीतिक दल का एक और काम क्या होता है बच्चों, देखेंगे कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, बोला राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो आप देखेंगे ये जो विकल्प हो जाएगा ये विकल्प सही नहीं लग रहा है, तो यही विकल्प हो जाएगा जो सही नहीं है। बोल रहा है कोई भी राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल नहीं रखता है, और इसमें लिखा है कि हितों का ख्याल रखता है। तो ये जो विकल्प होगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 कि राजनीतिक दल केवल अपने मेंबरों के हितों का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। इनको सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है ना। तो ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, पूरा फेडेकोर का संबंध है। फेडेकोर है ना, फेडेकोर क्या है। तो अभी के बच्चों को इसको पढ़ने नहीं दिया है, क्वेश्चंस आ गए तो मैं बता देता हूं, जानने चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेडेकोर क्या था। तो बोलीविया एक देश है, मैं बता दूं बोलीविया में जल का निजीकरण कर दिया गया था। वहां के सरकार के द्वारा जल का निजीकरण कर दिया गया था। जो वहां के जनता के लिए जल सप्लाई हो रही थी ना, वो निजीकरण कर दिया था वहां के सरकार ने। तो निजीकरण करने के बाद आप देखेंगे कि वहां की जनता को काफी परेशानी होने लगी, और वहां के जनता ने तब सरकार के विरुद्ध एक संगठन बनाया, और उसी संगठन का नाम है फेडेकोर, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सुनेंगे पूरा फेडेकोर का संबंध कहां से है। तो फेडेकोर का जो संबंध था आप देखेंगे, इसका जो संबंध था वो बोलीविया, है ना। बोलीविया पूरा है, बोलीविया एक देश है। पूरा बोलीविया में जल के निजीकरण, है ना, जल के निजीकरण के विरोध में बनाया गया संगठन, है ना। फेडेकोर जो था, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फेडेकोर जो था
वो ये फेडेकोर जो था, अब देखेंगे कि है ना, फेडेकोर बोलीविया में जल के निजीकरण के विरोध में बनाया गया एक संगठन था। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आगे बढ़े, बोल रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना ना, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो आपको पता होगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है वो किसकी रचना है मेरे बच्चों। बोल रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है वो प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री, बोल रहा है प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री है ना, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री सुमेसर है ना, सुमेसर बोल रहा है प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री सुमेसर की रचना है ना, सुमेसर की रचना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है आप देखेंगे सुमेसर की रचना है जो 1973 में प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन जो हुआ था है ना, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो आप देखेंगे 1973 में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था मेरे बच्चों, 1973 में किया गया था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बाघ संरक्षण अधिनियम भी बोला जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बाघ संरक्षण अधिनियम भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो आपको पता होगा इसकी शुरुआत है ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी भारत में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी मेरे बच्चों, तो 1973 को, 1973 को है ना, 1973 को इसको आरंभ किया गया था। तो बाघ संरक्षण अधिनियम बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, जो बाघों की जो संख्या निरंतर कम होती जा रही थी उसकी संख्या को बचाने के लिए इसका प्रयास किया गया भारतीय सरकार के द्वारा। आप देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो जिम नेशनल कॉर्बेट है ना, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, आप चल जाइए तो देखेंगे ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जहां इसकी पहली शुरुआत हुई थी मेरे बच्चों। तो ध्यान देने जो की बातें हैं कि भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं 1973 को शुरू हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला जल दुर्लभता के कारण है। आप इसके सामने आपका ऑप्शन भी दिया है, बोला जल दुर्लभता के कारण है। जल दुर्लभता किसे कहते हैं, वाटर स्कार्सिटी। तो जल के कमी को ही अगर एक लाइन में हम बोलें तो जल के समस्या को ही, जल के कमी को ही जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल की कमी कब होगी, जल की कमी कब होगी, तो आप देखेंगे बोल रहा है असमान वर्षा वितरण, बोल रहा है तीव्र औद्योगिकरण, बोल रहा है अधिक जनसंख्या का बढ़ना है ना, अथवा सभी। तो आप देख सकेंगे कि जल दुर्लभता के ये जो सारे के सारे कारण सही होंगे है ना। जल दुर्लभता तभी होती है जब तीव्र औद्योगिकरण होता है, जब असमान वर्षा वितरण होता है, जब अधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, जब ये सभी प्रकार के गतिविधियां होती है तो आप देखेंगे कि जल दुर्लभता होता है, जल दुर्लभता की समस्या आन खड़ी होती है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इसके सभी जवाब होंगे, बोल रहा है ये सभी है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा है कौन सी एक पेय फसल है, कौन सी एक पेय फसल है। पेय मतलब क्या होता है, पीने जोगी फसल। तो क्या आपके ऑप्शन में सामने दिख रहे हैं, बोल रहा है चावल, चाय, गन्ना, कपास। तो देखेंगे चावल को तो हम पीते नहीं है ना, हम गन्ना को नहीं पीते, गन्ना है ना। तो गन्ना पेय फसल है जरूर, लेकिन अलग ढंग से डायरेक्ट। यहाँ पर हम चाय को देखेंगे तो चाय होगा पेय फसल हमारा है ना, चाय, कॉफी ये पेय फसल होता है। तो इसमें से सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मतलब चाय। बोल रहा सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तांबा, लोहा, सोडियम या हीरा। देखेंगे
सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है मेरे बच्चों? तो आपके सामने ऑप्शन भी मैंने लिखा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो विकल्प नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। बोला सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है ना। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन हो जाता है? तो आप देखेंगे सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बोला जमशेदपुर स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? याद करिए आप, जमशेदपुर है ना, जिसका पुराना नाम साकची था। क्या था पुराना नाम? साकची। तो जमशेदपुर जो शहर स्थापित हुआ है, जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर का नाम पड़ा है, ये भी हमारे बच्चे जानते होंगे। अब वहां पर एक निजी इस्पात उद्योग चलाया जा रहा है जिसकी स्थापना भी जमशेद जी टाटा ने किया था। तो मैं बता दूं, बोल रहा है कि जमशेदपुर स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम जो है आप देखेंगे बच्चों टिस्को है ना। इसका नाम टिस्को। टिस्को मतलब क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब होती है हमारे बच्चों? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1907 में होती है। और आप देखेंगे ये कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर में। कहाँ स्थापित है ये? जमशेदपुर है ना। इसका पुराना नाम क्या था? आप देखेंगे साकची है ना। तो साकची ध्यान रखेंगे। अब ये जो काम करने जो आरंभ किया है ना, कार्य प्रारंभ जो किया वो कब किया? उत्पादन करने जो प्रारंभ किया कब किया? 1912 से। कब किया? तो ये भी सवाल बनते हैं कि टिस्को जो है वो झारखंड में स्थापित लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। काम करना यानी उत्पादन करना कब स्टार्ट किया? तो 1912 में किया। क्लियर हुआ डाउट आपका? 1912 में। बहुत बेहतरीन सवाल है ना। अब हम लोग देखेंगे, बोल रहा है भारतीय रेल परिवहन को कितने जोन में बांटा गया है? ध्यान देंगे बच्चों। बोल रहा है भारतीय रेल परिवहन को कितने जोन में बांटा गया है? तो आपको पता होगा भारतीय रेल परिवहन को जो बांटा गया था ना, पूर्व में आप देखेंगे पहले बोल रहा है 16 जोनों में था। कितने जोन में था? 16 जोन में था है ना। आप देखेंगे वर्तमान में इसे है ना, आप देखेंगे वर्तमान में 19 रेलवे क्षेत्र हैं। कितने? वर्तमान में 19 रेलवे क्षेत्र हैं। तो आप ध्यान देंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 19 है ना। तो हम देखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहा जाता है? तो 4 महानगर कौन है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका 4 महानगर कौन कौन है सबसे पहले है ना। आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई बोल रहा है ये 4 महानगर है। ये क्या है? ये 4 महानगर है मेरे बच्चों। तो महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम? स्वर्णिम चतुर्भुज। बोल रहा है जोड़ने वाले सड़क का नाम क्या नाम है? सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ध्यान दीजिए इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क का क्या नाम? स्वर्णिम चतुर्भुज। 4 महानगर कौन कौन? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आइए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूरा कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कितने? 210 है ना। 210 पाला रहित दिन। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। बोल रहा है कपास को 210 पाला रहित दिन चाहिए। बोल रहा है कपास की खेती
कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली कपासी मिट्टी होती है मेरे बच्चों। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को एक और किस नाम से जानते हैं? रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। नहीं, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है ना। जहाँ पर आप देखेंगे कि 210 पाला रहित दिन इसे चाहिए, है ना, 210 पाला रहित दिन इसे चाहिए। तो ये कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बोल रहा है लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? बोल रहा है लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का सवाल यहाँ पर है ना। तो लोगों के लिए विकास का लक्ष्य जो होते हैं मेरे बच्चों भिन्न भिन्न होते हैं। नहीं, जब हमने आपको बताया होगा तो जो हमारे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को उनको पता होगा कि लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है। एक किसान का विकास का लक्ष्य अलग होगा, है ना। एक खेतीहर मजदूर के विकास का लक्ष्य अलग होगा। एक लड़की का विकास का लक्ष्य अलग होगा, यानी एक बहन का अपने भाई के तुलना में विकास का लक्ष्य अलग होगा। तो जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, उनके विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है मेरे बच्चों। तो ऑप्शन में कहीं भिन्न है क्या? तो आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बोल रहा है भिन्न होता है। लोगों के लिए विकास का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है ना। ना क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, बोल रहा है किसी देश की कुल जनसंख्या को, है ना, कुल जनसंख्या को बोल रहा है कुल जनसंख्या से कुल आय को, है ना, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होता है मेरे बच्चों? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जिसे औसत आय भी बोला जाता है। क्या? औसत आय भी बोला जाता है मेरे बच्चों, इसे औसत आय भी बोला जाता है ना। ध्यान देंगे, प्रति व्यक्ति आय को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। तो फिर से एक बार दोहरा दूं, बोल रहा है किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जिसे एवरेज इनकम भी बोला जाता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि कृषि डेयरी खेती किस क्षेत्र से संबंधित है? बोल रहा है खेती करना, दुग्ध उत्पादन करना, है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों? तो ध्यान देंगे आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो मैंने बताया होगा, या ध्यान से सुनिए, वैसी गतिविधियां जिसका डायरेक्टली संबंध नेचुरल से हो, जिसका डायरेक्टली संबंध नेचुरल रिसोर्सेज से हो, मतलब प्राकृतिक संसाधन से हो, दैट मीन्स प्रकृति से हो। तो वे सभी गतिविधियां किस में आते हैं मेरे बच्चों? वे सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां होते हैं। वे सभी गतिविधियां किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो आप देख लीजिए कृषि, डेयरी, खनन, है ना, ये जितने भी प्रकार की गतिविधियां हैं सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इधर प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिख सकता हूँ? प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, है ना, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां। तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी गतिविधियां? तो जो कच्चा माल हमें प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त होता है उससे फाइनल एक गुड्स बनाते हैं, फाइनल वस्तु का प्रोडक्शन होता है। तो जहां पर फाइनल वस्तु का प्रोडक्शन हो, जैसे गेहूं से आटा की प्राप्ति, और आटा से वहां तरह तरह की चीजों को मध्यवर्ती वस्तु मिला करके आटा से बिस्किट बनाना, क्या कहलाएगा? कौन सी गतिविधियां? ये सेकेंडरी क्षेत्र की गतिविधियां होंगे। तो गन्ना से गुड़ बनाना, गेहूं से आटा प्राप्त करना, है ना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधियां होंगे। तो ये भी मैंने बता दिया। टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियां होगी? तो मैं बता दूं, जो टर्शियरी सेक्टर होते हैं वो वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करते। जो सेवा क्षेत्र होता है, जो तृतीयक क्षेत्र होता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सेवा प्रदान करता है मेरे बच्चों। क्या प्रदान करता है? सर्विस देता है, सेवा देता है।
तो केवल और केवल सेवा देने का काम करता है तृतीयक क्षेत्रक, और इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से काम आ जाएंगे? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, डाक, तार, ये सभी के सभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। किसमें आ जाएगा? मेरे द्वारा पढ़ाने का काम भी आ जाएगा सर्विस सेक्टर में। बैंक में काम कर रहे बैंक कर्मी किसमें आएंगे? वो भी आएंगे उसी में, है ना, तृतीयक सेक्टर में सेवा देने का काम। तो जितने भी लोग सेवा देने का काम करते हैं ना, वो टोटल के टोटल गतिविधियां तृतीयक सेक्टर की गतिविधियां है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है तृतीयक क्षेत्र को एक और किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने उसका डिफाइन किया, उसका विश्लेषण मैं कर रहा था, आपको ध्यान में होगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सर्विस सेक्टर। अभी मैंने बोला क्योंकि ये केवल सेवा का प्रोडक्शन करता है, ये वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है ना? किस लिए करता है? बोला बैंक अपने जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो आप देखेंगे ऋण के लिए करता है मेरे बच्चों, ऋण देने के लिए करता है ना, ऋण के लिए करता है। आपको याद होगा बैंक में जितने पैसा जमा होते हैं उसका 15% भाग रख लेता है और बाकी के पैसों को वो क्या करता है? ऋण के रूप में, लोन के रूप में लोगों को देने का काम करता है ना। ध्यान देंगे। बोल रहा है बोला विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? अभी के समय में विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है मेरे बच्चों। किसे कहा जाता है? मुद्रा को कहा जाता है। नहीं, मुद्रा, विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है। बोल रहा है विनिमय का माध्यम क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा से पहले विनिमय का माध्यम क्या होता था? हमें आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, बाद में कि विनिमय का माध्यम इससे पहले क्या होता था। तो मैं बता दूं विनिमय का माध्यम इससे पहले वस्तु होता था। वस्तु, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं या विभिन्न प्रकार के पशु के रूप में, पशुओं को भी मुद्रा के रूप में लोग प्रयोग करते थे, है ना। फिर इसकी कहानी, इसके किस्से बड़ी अजीब हैं। शुरुआती समय से अगर इसको समझें तो मुद्रा के बहुत सारे रूप हुए और आज जो मुद्रा का रूप है हमारे बीच बच्चों, करेंसी, नोट और सिक्के के रूप में आज हमारे बीच में मुद्रा है, जिसे हम डायरेक्ट देते हैं और वस्तु को परचेज कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था हमारे बीच में, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद था। दैट मीन वस्तुओं के बदले वस्तु को लेन देन की प्रथा को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इससे पहले वस्तुओं के लेन देन की प्रथा थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज क्या है? डायरेक्ट हम मुद्रा देते हैं और वस्तु को खरीद लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या थी, दोहरे वस्तुओं के संयोग का अभाव था। दोहरे वस्तुओं के संयोग का अभाव था, जैसे कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए जो उस व्यक्ति के पास नहीं होगा, या उस व्यक्ति को जो चाहिए वो इस व्यक्ति के पास नहीं होगा, तो काफी समस्या होती थी, है ना। तो उसको आकर के, उस समस्या को आकर के मुद्रा ने समाप्त कर दिया और आज मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम बन चुका है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं विश्लेषण करने का काम किया, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। बोला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को, है ना। 1 जनवरी 1995 को। अब देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ है, ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे बच्चों। इसका मुख्यालय पूछ देगा तो जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। तो आप ध्यान देंगे इसका यदि हेड क्वार्टर पूछे तो आप बोलोगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। और यदि एस्टेब्लिश्ड पूछे तो आप बोलोगे 1 जनवरी 1995। बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बता दिया। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो अभी मैंने बताया जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जेनेवा में।
तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता आंदोलन पता होगा 1960 के दशक में, है ना, 1960 के दशक में। अगर आपको पूछे कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ तो 1960 के दशक में बोलेंगे। और यदि आपको पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, यदि आपको पूछ दे मेरे बच्चों की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए क्या? 1986, है ना, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986, है ना, 1986। बोल रहा है कोपरा। कोपरा को मैं थोड़ा डिफाइन करूं तो कोपरा का मतलब ही होता है COPRA। कोपरा मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बोल रहा है कोपरा, तो कोपरा स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यदि आपको इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप बोलेंगे, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चों, बोला भारत में महिलाओं की सीटें किसमें आरक्षित की गई? भारत में महिलाओं की सीटें किसमें आरक्षित की गई? तो आपको पता होगा भारत में महिलाओं की सीटें जो आरक्षित की गई है वो पंचायती राज चुनाव में की गई है ना, स्थानीय चुनाव में की गई है। कितनी, है ना, पंचायती राज चुनाव, पंचायती राज चुनाव में, है ना, पंचायती राज चुनाव में आप देखेंगे महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो 33% मिला है, 1/3। कितना? 1/3। तो ध्यान देने जो बातें हैं, बहुत बेहतरीन चीज है कि आप देखेंगे कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ है वो 33% का लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में मिला है मेरे बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 38 होगा। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार, है ना, और अवसर में विश्वास करता है, क्या कहलाता है? बोल रहा है वह व्यक्ति समाजवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? वह समाजवादी कहलाता है ना। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? बोल रहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो था वो समग्र मानवतावाद था। मेरे बच्चों ध्यान देंगे, समग्र मानवतावाद था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मस्ट बीबीआई ही लग रहे हैं। हम बहुत प्रकार के बहुत सारे वैकल्पिक क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। शायद मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी वैकल्पिक क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इस प्रकार, अगर आपने सुन लिया ना, अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो 30 के 30 क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डील होने वाले हैं। 2 नंबर के भी क्वेश्चंस इसके आपके बनते नजर आएंगे, 3 नंबर तक के भी क्वेश्चंस बनते नजर आएंगे, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चंस बनते नजर आएगा मेरे बच्चों। ध्यान देंगे, पूरा लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना हो, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना हो और सत्ता की प्राप्ति करना हो, क्या कहलाता है? वो होता है राजनीतिक दल। क्या होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 40, आज हमने तकरीबन 25 क्वेश्चंस को डील किया, 25 क्वेश्चन को डील किया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की बच्चों। तो आपको, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, है ना। तो कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, हमारा ये गुरु दक्षिणा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप इसको मेहनत से सुनिए, मेहनत से पढ़िए। ये एनसीईआरटी से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।